हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्लड की दुनिया में गिरने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं ब्लड किस तरीके का होता है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम देखें, अगर मैंने थोड़ा सा भी मेरा हाथ कट कर लिया तो मेरी बॉडी से ब्लड बहने लग जाएगा। तो इससे मुझे पता है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट और ढेर सारा ब्लड प्रेजेंट है। अगर ब्लड हमारी बॉडी में इतना ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहा होगा। तो ब्लड हमारी बॉडी में क्या करता है देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लड देखते हैं दिखता कैसा है। अगर हम ब्लड देखें तो एक डेंस फ्लूइड होता है और विस्कस देन वाटर होता है। अगर मैं वाटर और ब्लड को कंपेयर करूं तो ब्लड विस्कस होगा और डेंसर होगा और स्लाइटली स्टिकी भी होता है। ब्लड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है और हमारी बॉडी का भी उतना ही नॉर्मल कंडीशन में रहता है। ब्लड हमारी बॉडी का पीएच भी मेंटेन करता है। ब्लड का पीएच स्लाइटली एल्केलाइन होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7.35 से लेके 7.45 उसका पीएच रहता है। ब्लड अगर मैं बताऊं आपको तो 2 कलर में होता है हमारी बॉडी में। किस पे डिपेंड करता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि ब्लड का एक मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपको ब्लड ब्राइट रेड कलर का दिखेगा, वहीं अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो आपको ब्लड डार्क रेड कलर का दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हमने देख लिया कि हमारा ब्लड दिखता कैसे, उसका टेम्परेचर क्या और पीएच क्या है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड में प्रेजेंट क्या क्या होता है। अगर मैं ब्लड को जोर से घुमाऊं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। सबसे ऊपर हमें प्लाज्मा मिलेगा। सबसे ऊपर हमें प्लाज्मा क्यों मिला, क्योंकि प्लाज्मा सबसे हल्का होता है। सबसे ऊपर प्लाज्मा मिला जो पूरे ब्लड का 55% होता है। नीचे हमें 2 चीजें मिलेंगी। सबसे मेन तो हमें आरबीसी मिलेगा जो सबसे नीचे होगा, वो ब्लड का 45% बनाता है। और बाकी बचा कुचा जो 1% होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। मतलब 1% से भी लेस होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में होते हैं। तो आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी में यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह सकती हूँ, यानी कि मैं ब्लड के सेल्स कह सकती हूँ। तो ये चीज अभी हमने क्या देखी कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं यहाँ पर आगे देखूं ब्लड के बारे में तो मैं प्लाज्मा पे फोकस करती हूँ। प्लाज्मा को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि प्लाज्मा का 100% में से 91.5% तो आपको पता है पानी ही होता है। मतलब आप सोचो यहाँ पर मेरे पास ब्लड है, मेरे पास ब्लड कितना है, अगर मैं यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम देखूं तो मेरे पास होगा 4 से 5 लीटर। वुमेन के पास 4 से 5 लीटर होता है, मेल्स के पास 5 से 6 लीटर होता है। ऐसा क्यों, मेल्स के पास ज्यादा क्यों होता है, इसलिए मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रेजेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड के बनाने के लिए यूजफुल होता है। वहीं फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, इसकी वजह से फीमेल्स की बॉडी में से ब्लड चला जाता है। तो अगर हम देखिए 5 लीटर अराउंड प्रेजेंट है पूरा ब्लड, उसमें से 55% तो प्लाज्मा ही है और उस प्लाज्मा का भी 91.5% वाटर ही है। बाकी का जो यहाँ पर 8.5% आता है उसमें सॉल्यूट्स आते हैं। सॉल्यूट्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखिए सॉल्यूट्स की अगर हम मेनली बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा ब्लड। हमारा ब्लड बहुत सारे वेस्ट मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है जैसे कि यूरिन, यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, और यहाँ पर हमारा ब्लड बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो हमारे ब्लड का बेसिकली काम क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करवाना। हमारा ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फैट्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो देख रहे हैं ब्लड कितनी सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है और ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। ब्लड विटामिन और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है और ये भी प्लाज्मा का पार्ट होता है। तो ये जितना भी मैंने अभी प्लाज्मा का पार्ट बोला ये वो 8.5% का पार्ट है और सिर्फ कितना बनाता है, 1.5% बनाता है उस 8.5% का। बाकी का जो मेन पोर्शन बचा है 7% जो बचा है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या आते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये 54% होता है और इसका काम होता है हमारी बॉडी में ऑस्मोसिस मेंटेन करके रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना।
ग्लोब्यूलिन जो होता है वो 38% होता है और उसका काम होता है हमें बचाना किसी फॉरेन पार्टिकल से, उसका काम होता है डिफेंस में। वही फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग में काम करता है। हमने देखा होगा कभी हमें इस तरीके से कट लग जाता है तो उसकी वजह से क्लॉट बन जाता है, तो वो क्लॉट कौन बनाता है? फिब्रिनोजन बनाता है, जो 7% होता है। तो ये हमने किसके बारे में देखा? ये हमने प्लाज्मा के 7% ऑफ द पार्ट के बारे में देखा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसके बाद कौन सा हिस्सा आएगा? इसके बाद यहाँ पे हिस्सा आएगा सेल्स की फॉर्मेशन का। अगर हम देखें सेल्स की फॉर्मेशन को हिमैटोपोइसिस भी बोल सकते हैं, फिर हीमोपोइसिस भी कहते हैं। क्या हुआ? फॉर्म्ड एलिमेंट्स की सिंथेसिस, यानी कि सेल्स की सिंथेसिस को। अब यहाँ पर सेल्स की सिंथेसिस होती कहाँ है? जरा सोचो, इन सेल्स की सिंथेसिस होती कहाँ है? जब हम हमारी मम्मी के पेट में होते हैं, यानी कि हम जब फीटस कंडीशन में होते हैं, तब इनकी सिंथेसिस अलग जगह होती है। तब इनकी सिंथेसिस क्या होगी? योक सैक में होगी, लीवर में होगी, स्प्लीन में होगी, थाइमस में होगी, लिम्फ नोड में होगी। वहीं हमारे जन्म के जस्ट 3 महीने पहले ये जो सिंथेसिस है वो रेड बोन मैरो में शिफ्ट हो जाती है। रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोन्स में प्रेजेंट होती है, बड़ी बोन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे लेग्स की फीमो में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इनका काम क्या होता है? हमारे आरबीसी को बनाना, डब्ल्यूबीसी को बनाना, उसी के साथ साथ प्लेटलेट्स को बनाना। तो ये क्या होता है? हिमैटोपोइसिस होता है। अब यहाँ पर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मैंने आपको क्या क्या बोला? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो एक एक करके हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं आरबीसी के बारे में, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या आपको पता है किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। वो हार्मोन हमारी बॉडी में आरबीसी की सिंथेसिस करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है, हेल्प करता है उसकी प्रोडक्शन में। आरबीसी का अगर मैं अमाउंट देखूं तो आरबीसी का अमाउंट जो है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? वॉल्यूम बोल सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी हमारी ब्लड में कितना होता है। तो मैंने आपको कहा था 45% होता है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोक्रिट बोलते हैं। फीमेल्स में ये अराउंड 42% होता है और मेल्स में ये अराउंड 47% होता है। वंस अगेन डिफरेंस क्यों है? हमने पहले भी देखा था कि डिफरेंस किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। तो 42% है फीमेल्स में वॉल्यूम और 47% है मेल्स में वॉल्यूम। ऐसे अगर हम इसका अमाउंट देखें तो फीमेल्स में इसका अमाउंट अराउंड 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर के आसपास होता है और वहीं लड़कों में इसका अमाउंट अराउंड 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर के आसपास होता है। अब अगर मैंने आरबीसी का अमाउंट ब्लड में कम कर दिया तो इस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं और उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आरबीसी का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। बाइकॉन्केव यानी कि आप देख सकते हैं सेंटर में थोड़ा सा डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी की डायामीटर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 7 to 8 म्यूएम होती है और आरबीसी के पास, जैसा कि मैंने कहा, न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और आरबीसी आराम से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आरबीसी जो है वो एनएरोबिकली एटीपी की सिंथेसिस करता है। एनएरोबिकली क्यों करता है? क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ पे एनएरोबिकली एटीपी की सिंथेसिस करता है। आरबीसी में अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो आरबीसी के पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या काम होता है इसका? इसी का ही काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। और क्या आपको पता है सिर्फ एक आरबीसी के पास 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। तो उसको अगर मैं 100 ml ऑफ ब्लड में देखूं तो 100 ml ऑफ ब्लड में हो जाता है लगभग 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। ग्लोबिन मतलब क्या होता है? प्रोटीन मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड से बना होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। 2 होती है बीटा चेन और 2 होती है अल्फा चेन। और यहाँ पर अगर मैं हीम की बात करूं तो हीम होता है पिगमेंट वाला पार्ट। हीम जो है वो कैसा होता है? हीम के पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है आयरन। यहाँ पर आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके रखना, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड के पास एक हीम होता है और एक हीम एक आयरन से बाइंड करता है और एक आयरन के पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करें तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट तो करता ही है, लेकिन आरबीसी के पास एक और एंजाइम भी होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
जो CO2 को H2O के साथ मिलाता है और किसकी सिंथेसिस करता है, बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस करता है। और यहाँ पर इसका जो ट्रांसफर है इस फॉर्म में किसमें होता है, ब्लड इसका ट्रांसफर करेगा और जहां पर भी CO2 को लेकर जाना है वहां पे CO2 को लेकर जाएगा। आरबीसी की अगर हम जिंदगी देखें तो ज्यादा लंबी नहीं होती है, सिर्फ 120 डेज की होती है। 120 डेज के बाद आरबीसी का क्या हो जाता है, उनका काम तमाम कर दिया जाता है। काम तमाम कौन करता है, मैक्रोफाज करते हैं। मैक्रोफाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी वहां जाके उनको खत्म कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होती कैसे कहानी है, जैसे समझो यहाँ पर मेरे पास मैक्रोफाज था, मैक्रोफाज ने हीमोग्लोबिन को आरबीसी को ले लिया। अब यहाँ पर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है ना उसको तोड़ा जाएगा। जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन है ना उसमें से जो हीम पार्ट है और जो प्रोग्लोबिन पार्ट है उसको अलग कर दिया। अब जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, तो उसको तोड़ के हम अमीनो एसिड्स बना लेंगे और उस अमीनो एसिड्स को यूज करके हम फिर से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। अब ये जो हीम है इसको भी हम अलग करेंगे और उसमें से आयरन निकालेंगे। इस आयरन को हम यहाँ पे ब्लड के थ्रू कहाँ भेज देंगे, लीवर में। ब्लड के थ्रू आयरन को ले जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए होती है, गाड़ी यानी कि जो उसको लेकर जाएगा वो कौन होता है, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन लीवर को जाके देता है, लीवर में भी उसको आयरन को थोड़ी से दिन रखते हैं, तो वो कौन रखता है, फेरेटिन नाम का मॉलिक्यूल उससे बाइंड होके रहता है। फिर वापस से उसको लीवर में से भेज दिया जाता है बोन मैरो के पास। कौन लेकर जाता है, ट्रांसफेरिन लेकर जाता है। बोन मैरो में क्यों भेजा है, क्योंकि बोन मैरो में हम इस आयरन को यूज करके वापस से आरबीसी की सिंथेसिस कर सकते हैं और वापस से साइकिल 120 डेज की चला सकते हैं। अब ये जो हीम है बाकी का इसको बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बिलीरुबिन क्या यहीं पे रहेगा, नहीं, ये बिलीरुबिन ट्रैवल करेगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसको कन्वर्ट कर देंगे यूरोबिलिनोजन में। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है इसके पास दो चॉइस है, या तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहेगा, स्टर्कोबिलिन बना लेगा। स्टर्कोबिलिन हमारे फीकस में निकल जाएगा और ये हमारे फीकस को वो कलर भी देता है। या फिर दूसरी चॉइस इसके पास ये है कि ये किडनी के पास चला जाए, यूरोबिलिनोजन किडनी के पास चला जाए और यूरोबिलिन बना ले, जो हमारे यूरिन से निकल जाएगा और हमारे यूरिन को कलर भी दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हीम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हीम के पार्ट को, और आयरन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस से यूज कर लेंगे, ग्लोबिन को भी वापस से यूज कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे आरबीसी की सिंथेसिस देखें तो जैसा कि मैंने कहा रेड बोन मैरो में होती है। अब रेड बोन मैरो में क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं जो बहुत सारे टाइप के सेल्स बना सकते हैं। ये स्टेम सेल्स जो है डिवाइड होंगे और ये क्या बनाएंगे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाएंगे, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के प्रिमिटिव फॉर्म बनाएंगे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डिवाइड होंगे और हीमोग्लोबिन आएगा, इनमें हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। इसी के साथ साथ ये न्यूक्लियस को उठा के फेंक देंगे क्योंकि इनको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, और अब जो सेल होगा उसको हम बोलेंगे रेटिक्युलोसाइट। ये रेटिक्युलोसाइट फाइनली एंटर करेगा ब्लड में, और ब्लड में 1-2 दिन रहने के बाद ये क्या बना लेगा, एरिथ्रोसाइट सेल्स बना लेगा, यानी कि आरबीसी बना लेगा। अब समझो तुम कहीं पहाड़ पर घूमने गए, पहाड़ में हमें पता है ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हमें हाइपोक्सिया होने लग गया, हमारी बॉडी में कम ऑक्सीजन हो गया। अगर कम ऑक्सीजन हो गया ना तो ये सिग्नल किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। किडनी को बोला जाएगा कुछ करो, हमारी बॉडी में आरबीसी का अमाउंट कम हो गया है, तो किडनी रिलीज करेगी हमारा हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन यहाँ पर जाएगा स्प्लीन के पास और स्प्लीन को बोलेगा फटाफट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स को कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट करो। रेटिकुलोसाइट ब्लड में आने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट में, और फिर वो ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल लेवल पे फिर से आने लगेगी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें WBCs की, जिनको हम ल्यूकोसाइट सेल्स भी कहते हैं। WBC के पास ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। WBC सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स में और ग्रैन्युलोसाइट्स में। ए ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, और ग्रैन्युलोसाइट्स नाम से पता चल रहा है जिनके पास ग्रैन्यूल्स होंगे। ग्रैन्युलोसाइट्स को हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वाला होता है बेसोफिल। बेसोफिल बेसिक लवर होता है, यानी कि उनको बेसिक चीजों से प्यार होता है। इनका जो अमाउंट होता है पूरे WBC में सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 1% होता है। WBC का कलर भी अगर हम इसको डाई करेंगे तो ब्लू कलर के हमें यहाँ पे दिखते हैं। WBC ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास 2 लोब्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, और इनका काम होता है हिस्टामाइन, हेपारिन, प्रोटीएस रिलीज करना।
नेक्स्ट सेल्स होते हैं इओसिनोफिल सेल्स। ये एसिडिक लवर होते हैं, इनको एसिड पसंद है, मतलब एसिडिक डाइट को पसंद है। इनका अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो इनका कंसंट्रेशन अराउंड 1% रहता है। इओसिनोफिल ऑरेंज रेड कलर के होते हैं और इनके पास भी 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में। इनका काम होता है यहाँ पर जब हमें एलर्जी हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट आ जाता है तो उस कंडीशन में एक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स, नाम से पता चला न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रल लवर है ये। इनके कॉन्सेंट्रेशन भी काफी ज्यादा होती है, 60% होती है। न्यूट्रोफिल्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो मेनी लोब्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा लोब्स प्रेजेंट होती है। और अगर यहाँ पर मैंने बोला न्यूट्रोफिल्स को अगर हम मैच्योर फॉर्म में देखेंगे तो इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोफिल भी कह सकते हैं, न्यूट्रोफिल कह सकते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल्स में देखें तो यहाँ पर इनका बेसिकली काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना होता है। तो ये किसकी बात हो गई, न्यूट्रोफिल्स की बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट की, दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स में 2 सेल्स होते हैं। पहला होता है लिम्फोसाइट्स जिनका अमाउंट होता है 20 से लेके 25%। लिम्फोसाइट्स के पास लार्ज न्यूक्लियस होता है और इनमें 2 चीजें होती है, एक होता है बी सेल्स जिनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना और एक होता है टी सेल्स। जैसे कि अगर हम किसी और से ऑर्गन लेते हैं तो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने का काम टी सेल्स का होता है। नेक्स्ट होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट्स का काम भी यहाँ पर क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करने का काम होता है। मोनोसाइट्स यहाँ पर किसी टिश्यू में जाके मैक्रोफाज बना लेते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमने WBC के 5 सेल्स के बारे में देख लिया। WBC का अमाउंट हमारे ब्लड में कम ही रहता है, इसका अमाउंट अराउंड 5000 से लेके 10,000 पर माइक्रोलीटर होता है। अगर WBC का अमाउंट बढ़ गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि 10,000 से भी ज्यादा हो गया, और कम हो गया तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। तो WBC हमारी बॉडी में मेनली जो डिफेंस होता है ना उसके लिए यहाँ पर ये काम में आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का अमाउंट होता है हमारी बॉडी में 1.5 लाख से लेके 4 लाख पर माइक्रोलीटर। इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है RBC के जैसे। प्लेटलेट्स की अगर हम सिंथेसिस देखें तो वही सेम कहानी है, स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स से यहाँ पर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगे। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोएटिन, वो इसको बनाने के लिए मैसेज देता है। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स बनता है। मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सेल होता है और उस मेगा कैरियोसाइट के 2000 से 3000 टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और उन टुकड़ों से यहाँ पे प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स अगर हम देखें इरेगुलर शेप के होते हैं और इनके डायामीटर अराउंड 2 μm की इनकी डायामीटर होती है, यानी कि आप समझ सकते हैं बहुत छोटे होते हैं। इनका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का बेसिकली काम होता है कि हमारी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करे, हमारी बॉडी अगर कट गई है कहीं से भी तो क्लॉट्स बनाए। इसी के अलावा अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स जो है उनकी जिंदगी होती है सिर्फ और सिर्फ 5 से लेकर 9 दिन की। तो प्लेटलेट्स अगर मर गए हैं तो मैक्रोफेज उनको एनगल्फ कर लेते हैं लीवर और स्प्लीन में और उनका काम तमाम कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेम सेल्स था जो कि 2 में डिवाइड हुआ, एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल में हुआ और एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल में डिवाइड हुआ। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स की तरफ अगर आप गौर फरमाओगे तो इसी से मेगा कैरियोसाइट बनता है जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं, इसी से ही एरिथ्रोसाइट्स भी बनते हैं और इसी से माइलॉइड सेल्स बनेंगे जिससे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स की सिंथेसिस हुई है। और भी काफी सारे सेल्स की यहाँ पे सिंथेसिस होती है जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो है वो यहाँ पर स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जिससे बी सेल्स और टी सेल्स बनेंगे। बी सेल्स आप देख सकते हैं आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स का ही काम होता है रिलीज करना एंटीबॉडीज। इसी के साथ साथ ही कुछ और सेल्स भी बना रहे हैं जिसका नाम होता है नेचुरल किलर सेल। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, रेड बोन मैरो में चल रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर दूसरे डायग्राम में जो अभी तक हमने पढ़ा उन सबकी एक समरी देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पर इन प्लेटलेट्स, ब्लड, RBC, WBC सबके बारे में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही आपको और वीडियोस क्या चाहिए आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।